सनशाइन लर्निंग पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग अपनी जीएस की क्लास शुरू करेंगे और सबसे पहले हम अपना डिस्कशन शुरू करेंगे ज्योग्राफी से। उसका रीज़न ये है कि ज्योग्राफी का सिलेबस लेंदी है और किसी भी एग्ज़ाम में इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज अपने वीडियो की ज्योग्राफी से। सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है आज का वो है यूनिवर्स। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो सिलेबस कवर करेंगे पूरा वो हैंड रिटेन नोट्स के थ्रू, जो कि बहुत कंसाइज नोट्स हैं, और उसी से हम ये पूरा सिलेबस कवर करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत एफिशिएंटली आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। टाइम बाउंड मैनर में आप अपना सिलेबस कवर कर पाएंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं अब आज के डिस्कशन पे। हमारा आज का टॉपिक है यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब आप जानते होंगे, हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो गैसेस हो, एयर हो, या सेलेस्टियल बॉडीज़ लाइक सन, अर्थ, स्टार, जो भी है, इन सबको मिलाकर हमारा यूनिवर्स बना हुआ है। ठीक है। कुछ उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे हमारा पहला होता है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हमारा पहला डिस्कशन ये होता है कि उसका डिस्कवरर क्या कौन है, या उसका फादर किसको बोला जाता है। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी हिकैटियस, इनकी बुक थी जिसका नाम था जस पीरियडस। इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। इसका मतलब क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि इरेटोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है, बट मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इरेटोस्थनीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी नहीं बोला जाता। इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी वर्ड की खोज की थी, जो कि हमारा लैटिन वर्ड से आया है ज्योग्राफिया। ठीक है। और इनको बोला जाता है फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, इस चीज़ का आप ध्यान रख दीजिएगा। इरेटोस्थनीज को फादर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी बोला जाता है। अब आते हैं हम ज्योग्राफी थ्योरीज के बारे में, कि ज्योग्राफी में हमारे कौन कौन सी थ्योरी रही हैं। तो अभी जो मॉडर्न थ्योरीज हैं, उनसे पहले एंशिएंट थ्योरीज, एंशिएंट टाइम में लोगों का क्या बिलीफ था, उनके क्या परसेप्शन थे यूनिवर्स के बारे में, वो हम देखते हैं। जैसे सबसे पहली जो थ्योरी आई थी वो आई थी जियोसेंट्रिक थ्योरी। देखिए इसमें दो वर्ड्स हैं, जियो मीन्स अर्थ और सेंट्रिक मीन्स सेंटर। इस थ्योरी में ये बोला गया था, इसके थ्योरी को प्रपोज किसने किया था? टॉलेमी ने। और इस थ्योरी में बोला गया था कि यूनिवर्स का सेंटर अर्थ है। ठीक है। तो हमारी पहली थ्योरी जो थी जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी दिया किसने था? टॉलेमी ने। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये था अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। ओके। नेक्स्ट हमारा है हेलोसेंट्रिक थ्योरी। हेलो मीन्स, जैसा हम आपको पता होगा, नहीं तो जान लीजिए कि हेलो मीन्स होता है कोई भी चीज़ जो सन से रिलेटेड होती है, उसके लिए हम हेलो वर्ड का यूज करते हैं। हेलो मीन्स सन। तो हेलोसेंट्रिक थ्योरी, इसका मतलब ये है कि सन क्या है? सेंटर है यूनिवर्स का। ठीक है। और इस थ्योरी को दिया किसने था? कोपरनिकस ने। किसने दिया था? कोपरनिकस ने। ठीक। ये जो एंशिएंट थ्योरीज थी उनके बारे में हमने डिस्कशन किया। अब आगे आते हैं हम यूनिवर्स को थोड़ा सा डिफाइन किया गया है। यूनिवर्स के बारे में देख लेते हैं, यूनिवर्स है क्या। देखिए लिखा है, यूनिवर्स इज टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग विच इज एग्जिस्टिंग consisting of galaxies, stars, planets, satellites, etc., including tiny particles of gases, dust, are called universe.
यूनिवर्स का मतलब गैसेस, डस्ट और से लेके जो बिल्कुल गैलेक्सी जो कि हमारे यूनिवर्स में या हमारे सराउंडिंग में बहुत बड़े बड़े सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उन सबको इंक्लूड करके हमारा यूनिवर्स बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम अब आते हैं मॉडर्न थ्योरीज जो कि यूनिवर्स के बारे में बताती हैं। सबसे पहली थ्योरी जो थी, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, इन थ्योरीज़ के बारे में बहुत डिटेल जानने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग नहीं करनी है। तो थ्योरीज़ के उसका मीनिंग पता होना चाहिए और उस थ्योरी को किसने प्रपोज किया था वो पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली थ्योरी है स्टेडी स्टेट थ्योरी। इसको दिया किसने था? थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की स्टेडी स्टेट थ्योरी किसने दी थी? तो ध्यान दीजिएगा, थॉमस गोल्ड एंड हरमन बॉन्डी। दूसरी थ्योरी जो है वो है हमारी पल्सेटिंग थ्योरी। नेक्स्ट वन इज पल्सेटिंग थ्योरी। इसको किसने दिया था? एलन सैंडोस ने। ठीक है, जितना नेसेसरी है बस उतनी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, अदरवाइज डिटेल में तो बहुत कुछ है। ठीक है, अब आ जाते हैं जो हमारी सबसे पॉपुलर थ्योरी और जिसके बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, और वो थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी प्रपोज किसने किया था? जॉर्ज लेमेटियर। और ये रहने वाले कहाँ के थे? बेल्जियम को। कंट्री भी ध्यान दीजिएगा, किसी को एग्ज़ाम में पूछा गया है कि बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेटियर ने दी थी, इतना तो हमको पता है, लेकिन क्वेश्चन ये था कि वो किस कंट्री के थे। ठीक है, तो कहाँ के थे? बेल्जियम के। इस थ्योरी में ये बताया गया, जब ओरिजिन का जो शुरुआत हुई, यूनिवर्स की जो शुरुआत हुई, उसमें बताया गया एक बहुत, जिसको महाविस्फोट कहा जाता है, कि एक बहुत बड़े विस्फोट से, बहुत बड़े एक्सप्लोजन से ये हमारे यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। तो वो जो एक्सप्लोजन था उसी को बिग बैंग कहा गया था। ठीक है, और इसमें ये बताया गया कि ओरिजिन की शुरुआत लगभग 15 बिलियन ईयर्स एगो, 15 बिलियन ईयर्स पहले यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा ये है कि एक और थ्योरी दी गई थी, रेडशिफ्ट थ्योरी, या डॉपलर इफेक्ट पे जो एक्सप्लेनेशन दिया गया यूनिवर्स का। उसमें बताया गया कि हमारा जो यूनिवर्स है वो लगातार एक्सपेंड कर रहा है। यूनिवर्स क्या है? लगातार एक्सपेंड कर रहा है। इसको रेडशिफ्ट थ्योरी भी कहते हैं। रीज़न ये है कि इसको दिया किसने था? एडविन हबल ने। और रीज़न क्या है? यहाँ पे दिया गया कि एवरी गैलेक्सीज आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर बिकॉज देयर इनकमिंग लाइट आर शिफ्टेड रेड। जैसा हम सभी जानते हैं, अगर लाइट का रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ रखा होगा, तो हमें पता है कि हमारी आंखों तक वही कलर पहुंचता है जिसका एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन या जो स्कैटरिंग जिसकी सबसे कम होगी। तो उसी बेसिस पे दिया गया कि जो हमारे गैलेक्सीज हैं वो लगातार एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पहले गैलेक्सीज अगर ऐसे ऐसे पास पास थी, फिर क्या हो गया? उनके बीच की दूरी बढ़ती चली जा रही है। ये कुछ इस तरीके से गैलेक्सीज क्या हो रही हैं? दूर होती जा रही हैं। तो इसके लिए उन्होंने शेप जो दिया था वो कुछ ऐसा था, कोन टाइप का। इसको बोला गया था पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी, जहाँ से यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे क्या हो रहा है? यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड होता जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग गैलेक्सी। गैलेक्सी के बारे में हमको क्या जानना है? हमारी गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी मीन्स वो गैलेक्सी जिसका अर्थ एक पार्ट है। ठीक है, मिल्की वे, या इसको मंदाकिनी भी बोलते हैं। ठीक, और इस हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सबसे नज़दीक दूसरी गैलेक्सी कौन सी है? इसको बोलते हैं एंड्रोमीडा। क्या बोलते हैं? एंड्रोमीडा। ठीक है, और इस गैलेक्सी का शेप कैसा है? स्पायरल। स्पायरल आप सभी समझते होंगे, कुछ इस तरीके का। थोड़ा सा
आर्ट अच्छा नहीं है, मे बी ड्राइंग की वजह से थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, बट शेप क्या क्या हो सकते हैं गैलेक्सीज का? स्पाइरल, एलिप्टिकल एंड इरेगुलर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अगला पॉइंट हमारा क्या है? किसी भी गैलेक्सी का जो सबसे ब्राइटेस्ट प्लेस होता है उसको क्या बोलते हैं? नेबुला। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि जो भी अभी हम आगे देखेंगे स्टार्स के बारे में थोड़ा सा हमारा डिस्कशन होगा, कोई भी स्टार्स का जो ओरिजिनेशन होता है वो कहाँ पे होता है? नेबुला में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और ब्राइटेस्ट प्लेस ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, ये क्या है? ओरियन नेबुला। ठीक है, और जैसा मैंने बताया कि न्यू स्टार हमेशा कहाँ से ओरिजिनेट होता है? नेबुला से। ठीक है, अब अभी तक जो हमारे डिस्कवरीज हुई हैं उसके बेसिस पे ये है कि हमारे यूनिवर्स में गैलेक्सीज कितनी हैं? 10⁻11। और एक गैलेक्सी में स्टार कितने हैं? 10⁻11। तो टोटल स्टार कितने हैं हमारे यूनिवर्स में? टोटल स्टार कितने हैं? 10⁻22। ओके, अब हम आ जाते हैं स्टार के बारे में। ठीक, स्टार के बारे में हम जानते हैं स्टार क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज है जिनका अपना खुद का लाइट होता है, जो लाइट एमिट करते हैं। फॉर एग्जांपल सन, सन इज आल्सो ए स्टार। ओके, नियरेस्ट सन कौन, नियरेस्ट स्टार कौन सा है सन के बाद का? सन के बाद का सब नियरेस्ट स्टार कौन है अर्थ से? प्रॉक्सिमा सेंटरी। ठीक है, क्या नाम है इसका? प्रॉक्सिमा सेंटरी। सेकेंड नियरेस्ट कौन है? जिसको सीरियस या डॉग स्टार बोलते हैं। और इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, ये सन के बाद दूसरा ब्राइटेस्ट है। सन के बाद ब्राइटेस्ट है, समझ रहे हैं बात को? सन के बाद नियरेस्ट क्या है? प्रॉक्सिमा सेंटरी। और सन के बाद ब्राइटेस्ट कौन सा है? सीरियस। बट डिस्टेंस वाइज बात करेंगे तो सीरियस जो है हमारा प्रॉक्सिमा सेंटरी के बाद आएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्टार बनते कैसे हैं, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। स्टार कैसे बनते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस जानना, तो इसके जो टर्मिनोलॉजी है वो जानना ज़रूरी है। स्टार्स की ओरिजिनेशन होता है वो मेनली फ्यूजन रिएक्शन पे होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू स्टार्स का ओरिजिन होता है या स्टार्स का बर्थ होता है। ठीक है, तो इस फ्यूजन रिएक्शन में, फ्यूजन का मतलब हम जानते हैं जब भी दो स्मॉलर पार्टिकल्स मिल के कोई एक बड़ा पार्टिकल बना देते हैं, बड़ा एटम बना देते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूजन। ठीक है, तो स्टार्स के जो उनका पूरा लाइफ साइकिल होता है, सबसे पहला स्टेज क्या होता है? बर्थ स्टेज। इसमें क्या होता है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि नेबुला जो यूनिवर्स का, गैलेक्सी का पार्ट होता है, वहाँ से स्टार्स शुरू होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जो स्टार बनता है उसको प्रोटोस्टार या वो जब शुरू होता है बिल्कुल, तो उसको प्रोटोस्टार या एम्ब्रियो स्टार बोलते हैं। एम्ब्रियो का मतलब ही होता है बिल्कुल न्यू बॉर्न, या जो अभी जिसका भी बर्थ होना हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं डेवलपिंग स्टेज पे। डेवलपिंग स्टेज में क्या होता है, जब शुरुआत में ये बिल्कुल गैसेस, यहाँ पे जो फ्यूजन रिएक्शन, पहले तो एक्सप्लोजन्स के थ्रू स्टार्स में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है और उनकी जो हीट होती है उसमें लगातार एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करते करते उसमें थोड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। उसके बाद का स्टेज क्या होता है, जो उसके बाद के स्टेज होते हैं उसको हम बोलते हैं डेवलपिंग स्टेज। डेवलपिंग स्टेज में क्या होता है, जो मैं बताया कि फ्यूजन रिएक्शन जो होती है उसके कई स्टेज हैं। सबसे पहले क्या होते हैं, जो हमें पता है हाइड्रोजन, सबसे पहला जो फ्यूजन होता है वो हाइड्रोजन एटम्स मिलके क्या बना देते हैं? हीलियम। और हमें पता है जब भी फ्यूजन रिएक्शन होगी तो लाइट और एनर्जी तो एमिट होगी। ठीक है, सेकेंड फेज में क्या होता है, इस फ्यूजन रिएक्शन का सेकेंड फेज, हीलियम और हीलियम मिलकर क्या बना देते हैं? कार्बन। अगेन लाइट और हीट तो जनरेट होगी। ठीक है,
और इसका जो थर्ड स्टेज या लास्ट स्टेज होता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, कार्बन और कार्बन मिलकर आयरन बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा लास्ट स्टेज होता है किसका, फ्यूजन रिएक्शन का। अगेन हीट एंड लाइट एज इट इज इमिट तो होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम डेथ स्टेज ऑफ स्टार। ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान देंगे। अब स्टार्स का बर्थ हुआ, डेवलप हुआ, लास्ट स्टेज क्या है उसका, डेथ। डेथ स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे एक टर्म होता है, जो स्टार है उसकी डेथ कैसी होगी और कैसे वो समाप्त होगा, उसके लिए क्राइटेरिया है। एक्चुअल में है क्या, यहाँ पे दिया गया है एक टर्म, चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट क्या था, इसमें ये बताया गया, इसमें ये चीज़ बताई गई थी कि अगर किसी स्टार का मास जो सन का मास है उसका 1.4 टाइम्स है या 1.4 टाइम से कम है, तो उसका जो डेथ होगी वो अलग तरीके से होगी, और जो 1.4 टाइम्स मास ऑफ सन से ज़्यादा है उनकी जो डेथ होगी वो अलग तरीके से होगी। ठीक है, क्या डिफरेंसेस हैं देखते हैं। लेस देन 1.4 एमएस, जिस ऐसे स्टार जिनका मास जो है वो सन के 1.4 टाइम से लेस है, यहाँ पे जो एक्सप्लोजन होता है उसको बोलते हैं नोवा एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का रीजन क्या है, अगेन मैं बता दे दूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि वेट की वजह से है, और हीट, इन दोनों के लगातार एक दूसरे के अगेंस्ट वर्क करने की वजह से एक्सप्लोजन होता है। ठीक है, तो नोवा एक्सप्लोजन पे क्या बनता है, वाइट ड्वार्फ स्टार। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फॉसिल स्टार भी बोलते हैं। ठीक, और फिर इसका लास्ट स्टेज क्या है कि जो वाइट डॉर्फ स्टार होता है बदल जाता है किसमें, ब्लैक डॉर्फ स्टार में। ठीक, ये डिस्कशन हमारा था किसके लिए, जिसका वेट जो है सन के 1.4 टाइम से लेस है। ठीक है, दूसरा जो कैटेगरी है हमारी वो है ऐसे स्टार जिनका मास जो है सन के 1.4 टाइम से ग्रेटर है। ठीक है, तो इनमें जो एक्सप्लोजन होता है वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। सुपरनोवा मीन्स इसकी जो इंटेंसिटी होती है, इसकी जो डिग्री होती है, ये नोवा एक्सप्लोजन से ज़्यादा होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेज में जो बनता है उसको बोलते हैं न्यूट्रॉन स्टार, और जो एक रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार होता है उसको पल्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पल्सर। बस जान लीजिए, उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी टफ क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो मे भी आप पूछा जा सकता है। ठीक है, जो रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार होता है उसको हम पल्सर बोलते हैं। ठीक, और लास्ट स्टेज में क्या होता है, ये जो न्यूट्रॉन स्टार है ये चेंज हो जाता है किसमें, ब्लैक होल में। ठीक, ब्लैक होल क्या होता है वो मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन पहले में आप इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, कोई भी स्टार ब्लैक होल में कब बदलेगा, उसके लिए कंडीशन क्या है, उसका जो मास हो वो ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 1.4 टाइम MOS, मास ऑफ सन, सॉरी, ओके, कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 1.4 टाइम मास ऑफ सन। ठीक है, एक चीज़ और मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा, चंद्रशेखर लिमिट जो थी, यहाँ पे जो इंडियन फिजिसिस्ट थे चंद्रशेखर, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था और इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, हाँ, फिर हम ब्लैक होल के बारे में बात कर रहा था। ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल एक ऐसा प्लेस होता है यूनिवर्स में जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा है कि वहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट वहाँ से स्केप करके निकल नहीं पाता। मतलब ये कोई भी ऑब्जेक्ट इसके सराउंडिंग में आएगा तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और वो वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको ब्लैक होल बोलते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही।
आप अपना कमेंट ज़रूर बताएं आपको ये टॉपिक कैसा लगा, और बाकी अपडेट्स के लिए और भी क्लासेस चलेंगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखें। थैंक यू।